Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में हम BPCC 105 की यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे जो कि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। और डेटा कलेक्शन के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड्स हमारे पास डेटा कलेक्शन के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है डेटा कलेक्शन के? क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड, सेकंड सोशियोमेट्री, थर्ड एटीट्यूड स्केल्स और फोर्थ मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। ये चार मेथड्स हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्वालिटेटिव मेथड है जिसमें हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थियरी, डिस्कोर्स एनालिसिस, डायरी राइटिंग एंड नैरेटिव मेथड्स और लास्ट इंटरव्यू। तो हम ये सारे मेथड्स पढ़ने, तो इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में क्वांटिटेटिव मेथड को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है डेटा कलेक्शन का? क्वांटिटेटिव डेटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं, डेटा दैट कैन बी काउंटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। Researchers use closed-ended questionnaires to collect this data, which is then analyzed and interpreted. क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है? इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग को जो क्वांटिटेटिव डेटा उसको कलेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा का क्या मतलब है? वो डेटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं या फिर नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। और ये डेटा हम किस तरीके से कलेक्ट करते हैं? क्वेश्चनेयर्स का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे ताकि हम इस डेटा को नंबर्स में कलेक्ट कर सकें और बाद में हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो होता है क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है। और इसको कलेक्ट करने के हमारे पास जो 4 मेथड्स है, इसमें फर्स्ट है क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड। ठीक है, क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लोग सर्वे करते हैं। क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड में सर्वे शुड बी डिजाइन टू हेल्प मेक एक्यूरेट डिसीजंस। देयर आर 3 मेन वेज टू कलेक्ट डेटा थ्रू सर्वेस। हमारे पास 3 मेन वेज है जिसके थ्रू हम सर्वे से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सैम्पलिंग करनी होती है। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पल का मतलब होता है कि हमारी पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रुप हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम सैंपल बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। हमने पहले काफ़ी बार पढ़ लिया है। ठीक है। और इसकी टेक्निक्स क्या होती है सैम्पलिंग निकालने की? ठीक है, सैंपल निकालने की हमारे पास टेक्निक्स क्या होती है? रैंडमाइजेशन टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वगैरह ये सब टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वे के लिए हमें पार्टिसिपेंट्स चाहिए। अब जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो डेटा हम सैंपल से कलेक्ट करेंगे, पॉपुलेशन से कलेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें सैंपल चाहिए, तो हम सैंपल से अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। सैंपल चाहिए सबसे पहले हमें। फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे? हम क्वेश्चनेयर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने सैंपल निकाले, फिर हम क्वेश्चनेयर्स का यूज़ करेंगे। क्वेश्चनेयर क्या होता है? एक पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट होता है जहाँ पर इंडिविजुअल्स जिनको हमने सिलेक्ट करा है उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चनेयर पकड़ाते हैं, वो क्वेश्चनेयर देते हैं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चन, और वो भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हम क्वांटिटेटिव मेथड करें तो यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते, क्लोज एंडेड होते हैं। कि एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट के नीचे आपके पास 2 या फिर 4 ऑप्शन है, आपको वही सिलेक्ट करना है या फिर येस और नो में से सिलेक्ट करना है। ये होते हैं क्वेश्चनेयर। इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं? कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम मैनी पीपल एट वंस। इसको हम ग्रुप में एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को एक पार्टिसिपेंट को बैठा करके फिर उससे डेटा कलेक्ट करना है। हम लोग ये जो मेथड का इस्तेमाल है सर्वे मेथड में, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर अगर 100 लोग हैं, सबको एक बार पकड़ा दिया और सबने एक बार फिल कर दिया, तो हमारे पास बहुत कम टाइम में बहुत सारे लोगों का डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चनेयर्स के लिए भी हमारे पास 3 मेथड आ जाते हैं। पहला क्या हो गया? मेल सर्वे। मेल सर्वे कैसे होता है कि हमने ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है, हमने सबको ईमेल कर दिया क्वेश्चनेयर। मेल सर्वे में क्या होता है? रिसर्चर सेंड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द क्वेश्चनेयर टू मैनी रिस्पॉन्डेंट्स विया मेल। हम लोग क्या करते हैं, मेल के थ्रू बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को, बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट्स को हम लोग क्वेश्चनेयर भेज देते हैं ताकि वो फिल कर दे उसे। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ये इनएक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हम सॉफ्ट कॉपी सेंड कर रहे हैं सबको, तो हमारे पास प्रिंट करवाने के लिए जो पैसा लगता है वो हमारा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों के पास जाने के लिए जो हमें पैसा लगता है वो नहीं लगेगा। तो काफ़ी इनएक्सपेंसिव होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी कन्वीनियंट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉट आइडियल फॉर क्वेश्चंस रिक्वायर्ड इमीडिएट और डिटेल रिस्पॉन्सेज। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, अब हमने किसी को मेल भेजा, वो कब देखे हमारा मेल, कब हमें रिस्पॉन्स करे, कुछ भरोसा नहीं है। तो जिन भी क्वेश्चंस का हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए या फिर डिटेल में हमें आंसर्स चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, वहाँ पर हम क्वेश्चनेयर्स का या फिर मेल सर्विस का यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड है इसमें ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनेयर। अभी हम क्वेश्चनेयर के ही जो 3 तरीके हैं हमारे पास क्वेश्चनेयर का यूज़ करने के, वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला मेल सर्वे था। दूसरा है ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनेयर कि हमने पूरे ग्रुप को एक साथ बैठाया है कहीं पर और एक साथ उनसे फिल करवा रहे हैं, एक पूरे ग्रुप को। कि मान लो मुझे क्वेश्चनेयर फिल करवाना था, ठीक है, अपना सर्वे करना था। वहाँ पे मैंने क्या करा, मैं एक स्कूल में गई। स्कूल में एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबको मैंने एक साथ वहीं पर क्वेश्चनेयर, उसी ग्रुप में सबको सामने बैठा करके सबको क्वेश्चनेयर दिया, सबने साथ साथ फिल करा। और इसमें क्या, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है ग्रुप एडमिनिस्टर का, कि अलाउज फॉर इमीडिएट क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। अगर कोई स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं, बट मेल में वो नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो वो लोग तुरंत पूछ सकते हैं, मैं उनका डाउट तुरंत क्लियर कर सकती हूँ। तो इस वजह से जो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर है, वो उसका ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो डाउट्स है वो तुरंत क्लियर हो सकते हैं।
लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ग्रुप एडमिनिस्टर क्वेश्चनर की रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रुप मीटिंग विच कैन बी लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग। ग्रुप मुझे पूरा इकट्ठा करना पड़ेगा, और ये कई बार क्या हो सकता है कई सिचुएशंस में कि ये पॉसिबल ना हो पाए कि पूरा ग्रुप मुझे एक बार में मिल जाए, फिर 10 15 20 लोग मुझे एक साथ मिल जाए। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर मेरी रिसर्च ही कुछ ऐसी है कि मुझे किसी स्कूल में या कॉलेज में करना पड़े तो पॉसिबल हो सकता है, अगर जो स्कूल है, ठीक है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर मेरी हेल्प करती है तो। अदरवाइज बहुत सारे लोगों का एक साथ मिलना और एक साथ उनका टाइम निकालना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं पहला हमारा क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड। इसमें हमें सबसे पहले सैंपल अपना निकालना होता है, फिर हम लोग क्वेश्चनर्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चनर का यूज़ हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला मेल सर्वे कर सकते हैं, हम लोग सबको मेल भेज सकते हैं। दूसरा, हम पूरे ग्रुप को एक साथ क्वेश्चनर दे सकते हैं और सामने बिठाकर उन्हें तुरंत फिल करवा सकते हैं। फिर थर्ड है इसमें हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे। इसमें क्या होता है, द रिसर्चर गोज डोर टू डोर पर्सनली हैंडिंग ओवर एंड कलेक्टिंग द क्वेश्चनर्स। हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे में क्या होता है कि जो भी रिसर्चर है वो घर घर जाके सभी को वो क्वेश्चनर देगा। उस घर में जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे सबको क्वेश्चनर देगा, उनसे फिल करवाएगा और साथ के साथ लेकर आ जाएगा। ये हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे होता है। इसके एडवांटेज क्या है, कन्वीनियंट फॉर रिस्पॉन्डेंट्स एज दे कैन आंसर एट देयर ऑन पेस। अब ये इसके एडवांटेज क्या है कि जो रिस्पॉन्डेंट्स है, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। रिसर्चर खुद ही उनके घर पर आ रहा है, क्वेश्चनर उनको पकड़ा रहा है, वो उसी टाइम उसे फिल करते हैं और उसे दे देते हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ता। तो ये उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये रिसर्चर के लिए, और मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट टू रीच ऑल रिस्पॉन्डेंट्स। और हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्डेंट्स कोई दूसरे शहर में रहता है, ठीक है, तो उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे होता है। तो ये थे हमारे पास क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड की टेक्निक्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड में हम लोग क्या सर्वे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें सैंपल चाहिए होता है, फिर उस सैंपल को हम लोग क्वेश्चनर पकड़ा सकते हैं। क्वेश्चनर हम 3 तरीके से उनको दे सकते हैं। पहला, हम उनको मेल कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग उनको पूरे ग्रुप को एक साथ बैठा करके उनसे क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं, वो भी उनके लिए कन्वीनियंट होगा। तीसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, घर घर जाकर के सबसे क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं। तो ये 3 तरीके से हम अपना क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं सैंपल से, सर्वे कलेक्ट करने के लिए, सर्वे मेथड का यूज़ करने के लिए। अब इसमें डिफिकल्टीज़ क्या आती है, फिर क्या क्या इशूज़ आते हैं डेटा कलेक्शन के थ्रू सर्वे रिसर्च। सर्वे मेथड जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज और क्या क्या इशू आते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ सर्वे। पहला जो डिफिकल्टी है वो है सर्वे टाइप को सिलेक्ट करना कि हम किस तरीके से सर्वे करेंगे। डिसीजन मेकिंग, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्वे टाइप फॉर द स्टडी। हमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा टाइप का सर्वे मेथड यूज़ करने वाले। जैसे हम क्वेश्चन कैसे फिल करवाएंगे, उनसे मेल करेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग घर घर जाकर के जो है रिस्पॉन्सेज लेंगे, क्वेश्चनर फिल करवाएंगे, या फिर ग्रुप में करेंगे। हमें डिसीजन लेना होता है हमारी स्टडी के टॉपिक के अकॉर्डिंग, हमारा क्या गोल है उसके अकॉर्डिंग क्या सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सेकंड, पॉपुलेशन सूटेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन सूटेबल फॉर द स्टडी। फिर हमें ये देखना होता है कि हमारा जो रिसर्च टॉपिक है वो किन लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा, कि मुझे मतलब अपने रिसर्च टॉपिक को ही हमें अच्छे से देखना होता है, और किन लोगों के ऊपर हम करेंगे वो देखना होता है हमें, कि मैं एडोलेसेंट्स पर करना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं क्या उन लोगों के ऊपर करना चाह रही हूँ उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या फिर मैं उन लोगों के ऊपर रिसर्च करना चाह रही हूँ जो सिर्फ फीमेल्स हैं, फिर किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, सिर्फ उनके ऊपर रिसर्च करना चाह रही हूँ। तो मुझे अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से समझना होता है और चेक करना होता है क्या उनके लिए ये मेरी रिसर्च सही रहेगी, क्या मेरी रिसर्च के लिए ये पॉपुलेशन सही रहेगी, ये मुझे डिसाइड करना होता है। थर्ड, लैंग्वेज कंफर्ट। हमें ये भी देखना होता है कि जो हमारा जो रिसर्चर है, ठीक है, जो रिसर्चर और पॉपुलेशन की जो लैंग्वेज है वो सेम लैंग्वेज है कि नहीं है, या फिर वो उस लैंग्वेज से कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये भी हमें देखना होता है, ताकि जब हम उनसे क्वेश्चनर फिल करवाएं तो कुछ उस क्वेश्चनर में जो बातें लिखी हुई हैं, जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो उनको ईजिली समझ में आए। फोर्थ है इसमें ही ज्योग्राफिक रेस्ट्रिक्शंस, एनालाइजिंग ज्योग्राफिक रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस टू फाइंड द मोस्ट फिजिबल मेथड फॉर अ डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। अब मुझे ये भी देखना होता है एज अ रिसर्चर कि मैं जो टॉपिक सिलेक्ट करा है मैंने, ठीक है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पर रहती है, क्या मेरा उन एरियाज़ में एक्सेस है कि नहीं है। अगर वो सारे ही लोग, ठीक है, जितनी मेरी पॉपुलेशन का जो भी मेरा सैंपल निकलेगा वो सैंपल मुझसे बहुत दूर रहते हैं, तो वो हाउस टू हाउस जो हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे मेथड था वो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी। मैं घर घर जाकर के क्वेश्चन नहीं कलेक्ट कर पाऊंगी, ठीक है, फिल नहीं करवा पाऊंगी, तो मैं वो मेथड यूज़ नहीं कर पाऊंगी। मैं मेल कर सकती हूँ इस सिचुएशन में। तो मेरे क्या पॉपुलेशन है, किधर वो रहते हैं, क्या जोग्राफिक लिमिटेशंस हैं, ये भी मुझे ध्यान रखना होता है, और इनके बेसिस पे मुझे डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सा सर्वे टाइप यूज़ करूँगी। तो पहली डिफिकल्टी आती है हमारे पास सिलेक्टिंग द सर्वे टाइप। फिर आ जाता है सेकंड डिफिकल्टी इसमें सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड है सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स। सर्वे इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्वेश्चन सूटेबिलिटी। मुझे ये देखना होता है कि मेरे सर्वे इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर मतलब हो गया क्वेश्चनर्स, ठीक है, जो भी हम यूज़ करें सब इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं, टूल बोल रहे हैं यहाँ पर। तो मैं क्वेश्चनर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो मेरा जो क्वेश्चनर है क्या वो सूटेबल है। क्वेश्चन सूटेबिलिटी, एंश्योरिंग द क्वेश्चंस आर सूटेबल फॉर द रिस्पॉन्डेंट्स। मुझे ये देखना होता है कि मेरा जो क्वेश्चनर मैं यूज़ करूँ उसमें जो क्वेश्चंस हैं क्या वो सूटेबल हैं, क्या जो मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं डेटा कलेक्ट करना चाह रही हूँ, क्या वो उसी चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट है मेरे क्वेश्चंस। तो ये मुझे देखना होता है, ठीक है। क्वेश्चंस क्लैरिटी, क्या मेरे क्वेश्चंस बहुत क्लियर हैं, स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक है, पार्टिसिपेंट्स को समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं, ये भी मुझे देखना होता है।
थर्ड क्वेश्चन लेंथ। अब क्वेश्चन की क्या लेंथ है वो भी मुझे देखना होता है कि मैंने एक पेज का क्वेश्चन लिख दिया, उसे कोई नहीं पढ़ने वाला, तो वो कुछ भी आंसर कर सकते हैं वहाँ पर। तो मुझे क्वेश्चन की क्या लेंथ है, और इतना अगर मैंने छोटा लिख दिया अपना क्वेश्चन कि वो समझ में नहीं आया कि इसमें पूछ क्या रखा है, तो भी उसे पार्टिसिपेंट्स इतना ध्यान नहीं देंगे, या फिर उनको समझ में नहीं आएगा, मुझे बार बार सबको समझाना पड़ेगा। तो मेरे क्वेश्चन की लेंथ, ठीक है, वो कितने क्लियर है और कितने सूटेबल है, ये भी मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट में यानी कि अपने क्वेश्चनर में देखना पड़ेगा। ये एक डिफिकल्टी होती है। अब थर्ड है, इसमें मेरे पास जो डिफिकल्टी आती है वो है बायस इशू, ठीक है। जो थर्ड इशू है मेरे पास वो है बायस इशू, रिसर्चर बायस, ठीक है। जब हम डेटा कलेक्ट करें सर्वे मेथड में, तो हो सकता है कि जो रिसर्चर के पर्सनल बायसेस हैं वो भी इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मेरे रिजल्ट्स को। तो जो रिसर्चर है उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके पर्सनल बायसेस ना आए, कि मान लो जब वो सर्वे ले रहा है, ठीक है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, और उसने डेटा कलेक्ट करा, वो पहले से सोच के बैठा है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, और अगर वैसा रिजल्ट नहीं आया तो उसे बार बार डाउट हो रहा है कि शायद मैंने कुछ डेटा कलेक्शन में गलती कर दी, फिर एनालिसिस में गलती कर दी, ये तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो ये बायसेस अपने हटा लेने हैं वहाँ से, तो रिसर्चर के बायसेस आ सकते हैं। सेकंड, सोशली डिजायर्ड बिहेवियर। सोशली डिजायर्ड बिहेवियर, मेंटेनिंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड अवॉइडिंग फॉल्स रिपोर्ट्स। क्या आ सकता है कि अब जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जब हम क्वेश्चनर कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ग्रुप मेथड हम लोग यूज़ करें, तो मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि हाँ, मैं जो रिस्पॉन्स देने वाला हूँ, मैं जो आंसर लिखने वाला हूँ, वो और कोई नहीं, एटलीस्ट रिसर्चर तो पढ़ेगा ना, रिसर्चर कोई दूसरा इंसान है, तो मुझे ऐसे आंसर लिखने चाहिए जो सोशली अप्रोप्रिएट हो, मैं अच्छा दिखूं सबको, सोशली जैसे लोग चाहते हैं, जिससे सबकी डिज़ायर होती है, मैं उस तरीके से बिहेव करूँ, उस तरीके से अपने रिस्पॉन्सेज दूँ। तो कभी कभी ये जो सोशली डिज़ायरेबल आंसर देने की जो हमारा मन होता है, हमारी जो आदत होती है, उसकी वजह से भी मेरा जो रिजल्ट है वो गलत आ सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सोशली डिज़ायरेबल आंसर ना दे। वैसे ये एक ऐसी डिफिकल्टी है, ऐसा इशू है जो कि कई रिसर्चेज में हमें देखने को मिलता है। कई बार होता है कि पार्टिसिपेंट्स सोशली डिज़ायरेबल आंसर देते हैं, जो वो एक्चुअल में आंसर लिखना चाहते हैं, फिर जो वो सोचते हैं, जो उनके इमोशंस है, वो ना लिख करके जो सबसे अप्रोप्रिएट कि सब लोगों ने क्या लिखा होगा वो आंसर देते हैं। तो वो भी एक डिफिकल्टी है, वो भी एक इशू है सर्वे मेथड में। लास्ट है बायस मैनेजमेंट। रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग बायस इज क्रूशियल बट चैलेंजिंग। और क्या चैलेंजिंग होता है कि ये जो बायसनेस के बारे में हमें पता है, हमें ये भी पता होता है कि हमें जो बायसनेस को ढूंढना है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है, साथ में उसे मैनेज भी करना है, बट ये करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ये एक इशू है हमारे लिए सर्वे मेथड में, ठीक है। तो अब तक हमने 3 जो है डिफिकल्टीज़ पढ़ी हैं। पहला, अपने सर्वे टाइप को डिसाइड करना। दूसरा, सर्वे इंस्ट्रूमेंट के बारे में रिसर्च करना, ठीक है, कैसा हमारा क्वेश्चंस कैसे हैं, क्लियर हैं, स्पेसिफिक हैं, लेंथ कितनी है उनकी, ये सब डिसाइड करना। थर्ड, बायसनेस इशूज़ जो आते हैं उनको एड्रेस करना। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़। एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ की जब हम पूरा क्वेश्चनर कलेक्ट करें, ठीक है, डेटा कलेक्शन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से, उसमें क्या डिफिकल्टीज आती है। सबसे पहले तो हमें कॉस्ट देखनी होती है कि जब हम सर्वे करेंगे तो हमारे कितने कॉस्ट होगी, क्या हमारा बजट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चनर्स और पूरी रिसर्च को देखना होता है, ठीक है। सेकंड, मोड ऑफ सर्वे, कि हम ऑनलाइन करेंगे, डोर टू डोर जाकर करेंगे या फिर ग्रुप में करेंगे, ये भी हमें डिसाइड करना होता है पहले से। फिर फिजिबिलिटी में क्या है, असेसिंग द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सिलेक्ट एरिया फॉर द सर्वे। फिर मुझे ये देखना होता है कि मैंने जो एरिया सिलेक्ट करा, जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, क्या मेरा उधर तक एक्सेस है। अगर मैं किसी कॉलेज में रिसर्च करना चाह रही हूँ तो क्या कॉलेज के लोग मुझे एंट्री देंगे अंदर, ये चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी होती है। या फिर मैं हर जगह जाने के लिए मेरे को सूटेबल है कि मैं हर जगह जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ, मुझे ये चीज़ें भी ध्यान में देनी है कि मेरे लिए क्या ईजी रहेगा। लास्ट है टाइम मैनेजमेंट की, टाइम बाउंड हमारी स्टडी होती है, ठीक है, हमारी रिसर्च टाइम बाउंड होती है कि कितने टाइम में मेरी पूरी रिसर्च हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को पॉपुलेशन सिलेक्ट करनी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे सैंपल लेना है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे अपनी पूरी रिसर्च करनी है कि मैं किस एरिया में करूँगी, ऑनलाइन करूँगी, ऑफलाइन करूँगी, कैसे करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से प्लान करके रखनी होती है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हम किस तरीके से करेंगे, और ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इशूज़ जो हमें फेस करने पड़ते हैं सर्वे मेथड में। तो अब तक हमने क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर पहला जो मेथड पढ़ा है वो हमारा क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड, ठीक है। हम लोग सर्वे करते हैं, और इस सर्वे मेथड में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले अपना सैंपल लेते हैं, ठीक है, सैम्पलिंग करते हैं, फिर हम क्वेश्चनर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चनर भी हमारे पास 3 तरीके से हम लोग क्वेश्चनर का यूज़ कर सकते हैं। हम मेल कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग ग्रुप में कर सकते हैं, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर मैं घर घर जाकर भी हाउस होल्ड ड्रॉप ऑफ सर्वे कर सकती हूँ। तो ये 3 तरीके होते हैं। फिर हमने इसकी डिफिकल्टीज पढ़ी हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। सेकंड जो हमारा मेथड है वो है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री क्या है, सोशियोमेट्रिक ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए एंड स्टडी सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप, कि एक ग्रुप में इंडिविजुअल्स किस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है, कैसा उनका रिलेशनशिप है उस ग्रुप में, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं सोशियोमेट्री टेक्निक का यूज़ करके। इससे हमें पता चलता है कि जो पर्सनैलिटी रिलेटेड इशूज़ हैं उनके बारे में पता चलता है कि लोग कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल आइसोलेटेड रहना, ठीक है, अकेले रहना प्रेफर करते हैं, तो ऐसा वो क्यों करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको जो चाहते तो हैं कि वो लोगों के साथ इंडल्ज हो, ठीक है, इन्वॉल्व हो, उनसे बातें करें, ठीक है, उनके ग्रुप में जाएं, बट वो जो ग्रुप है वही उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसा क्यों, तो वो उनको वो रिजेक्शन क्यों फेस करना पड़ता है। तो इसको भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं सोशियोमेट्री मेथड के थ्रू। तो क्या मेन पर्पस क्या होता है सोशियोमेट्री का, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु प्रेफर टू बी अलोन। ये आइडेंटिफाई करना, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। और सेकंड क्या पर्पस है, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हुम द ग्रुप डजंट वांट टू बी फ्रेंड रिजेक्टेड, कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उन इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना जिनको ग्रुप ने रिजेक्ट कर दिया।
ठीक है। और थर्ड है अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स विद इन अ ग्रुप, कि एक ग्रुप के अंदर लोगों का किस तरीके का सोशल बिहेवियर रहता है, किस तरीके का रिलेशनशिप है, उसको समझना। तो ये 3 मेन पर्पस होते हैं सोशियोमेट्री के, और इनको जानने के लिए हमारे पास 3 मेन टेक्निक्स होती हैं सोशियोमेट्री के अंदर। ठीक है, पहली टेक्निक होती है हमारे पास नॉमिनेशन, सेकेंड इज सोशल एक्सेप्टेंस एंड थर्ड इज गेस हू टेक्निक। तो ये 3 टेक्निक आती है हमारी सोशियोमेट्रिक टेक्निक के अंदर, जिसमें फर्स्ट है नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स सिलेक्ट नेम्स ऑफ पीयर्स बेस्ड ऑन गिवन क्राइटेरिया, एग्जाम्पल नेम्स ऑफ 3 क्लोज फ्रेंड्स। नॉमिनेशन में क्या होता है कि हम पार्टिसिपेंट्स को कुछ नाम देते हैं। ठीक है, पूरी मान लो एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर ने क्या करा है, टीचर ने उनसे पूछा है कि भाई तुम्हें जो तुम्हारे पास लिस्ट है इसमें से तुम्हें सिर्फ अपने 3 क्लोज फ्रेंड्स जिनको तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हो उनका नाम तुम्हें सिलेक्ट करना है, तो तुम्हें नॉमिनेशन करनी है यहाँ पर। तो वो हो जाता है नॉमिनेशन। इससे हमें पता चलता है कि हम दूसरों के साथ कितना रहना चाहते हैं, हमारे लिए कौन लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपने 3 क्लोज फ्रेंड्स का नाम लिखना, तो ये टेक्निक होती है नॉमिनेशन की। हमने जो क्राइटेरिया उनको दिया है कि क्लोज फ्रेंड्स के नाम लिखने, तो वो क्लोज फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे, ये होता है नॉमिनेशन। सेकेंड है सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस में क्या होता है? पार्टिसिपेंट सिलेक्ट देयर सोशियोमेट्रिक चॉइसेस बेस्ड ऑन स्टेटेड लेवल्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल एक्सेप्टेंस में हम लोग ये देखते हैं इस टेक्निक में कि किसी भी इंडिविजुअल को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मान लो क्लास में क्या हुआ कि 30 स्टूडेंट्स की जो क्लास है, टीचर ने बोला, टीचर को देखना था कि कितनी सोशल एक्सेप्टेंस है उनके स्टूडेंट्स के बीच में। तो उन्होंने स्टूडेंट्स से बोला कि तुम्हारे पास जो पूरे क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट है, तुम्हें सिर्फ उन 3 पार्टिसिपेंट्स का नाम लिखना है जिसको तुम अपने ग्रुप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो, जिसके साथ तुम ग्रुप प्रोजेक्ट करना चाहते हो। ऐसे 3 लोगों को तुम्हें 3 स्टूडेंट्स का तुम्हें नाम सिलेक्ट करना है। तो इसमें जिस भी पर्सन का, ठीक है, जिन भी इंडिविजुअल्स का सबसे ज़्यादा लोगों ने नाम लिखा हुआ होता है पूरी 30 स्टूडेंट्स में, मान लो इंडिविजुअल नंबर ए है, ठीक है। अब ए पार्टिसिपेंट को क्लास के 30 स्टूडेंट में से 20 लोगों ने सिलेक्ट करा कि हम इसके साथ ग्रुप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और एक इंडिविजुअल था बी। अब बी को सिर्फ 2 लोगों ने सिलेक्ट करा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो पार्टिसिपेंट ए है इसको ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, ज़्यादा लोग चाहते हैं, इसको कोई रिजेक्ट करना नहीं चाहता, अपने ग्रुप में रखना चाहता है। तो वो पार्टिसिपेंट ए है, इसको हम ऐसे पार्टिसिपेंट्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जो फेमस है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पॉपुलर स्टूडेंट्स। और जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हो गए जिनको कम लोगों ने एक्सेप्ट करा है, वो हो जाते हैं आइसोलेटेड स्टूडेंट्स। तो ये होता है सोशल एक्सेप्टेंस। ये हमें सोशल एक्सेप्टेंस टेक्निक से पता चलता है। यहाँ पर भी हम पार्टिसिपेंट्स को कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, हमने कुछ लेवल्स दिए हैं, कुछ स्टेटेड लेवल्स दिए हैं कि हमारा कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, तुम लोग को उस ग्रुप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है, पर तुम लोग को अपनी टीम बनानी है कि तुम किसको अपनी टीम में रखना चाहोगे। या फिर कोई क्रिकेट कंपटीशन है तो तुम अपनी टीम में किन लोगों को रखना चाहते हो, तो आप उन्हीं को रखना चाहते हो जिनसे आप ज़्यादा मिले जुले होते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में, वीकनेसेस के बारे में आपको पता होता है। ठीक है, उन्हीं को आप लोग सिलेक्ट करोगे। और जो क्लास में गुमसुम रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, उन लोगों के बारे में आपको भी कुछ नहीं पता होता, तो आप उनको सिलेक्ट नहीं करोगे अपने ग्रुप में। तो आप क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आपने उनको अपने ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं करा है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि क्यों लोगों को रिजेक्ट करा जाता है, फिर कितनों को रिजेक्शन मिला है, ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करा गया, तो वो सोशल एक्सेप्टेंस हमें पता चलेगा। तो पहली टेक्निक हमने सोशियोमेट्रिक टेक्निक में पढ़ी है नॉमिनेशन, सेकंड थी हमारी सोशल एक्सेप्टेंस, थर्ड है टेक्निक गेस हू टेक्निक। गेस हू टेक्निक में पार्टिसिपेंट्स गेस द नेम ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन अ सर्टेन डिस्क्रिप्शंस। हम पार्टिसिपेंट्स को क्या करते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि अब आपको इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे बताना है कि ये इंसान कौन है। मान लो वो 30 स्टूडेंट्स की जो क्लास है, वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने पार्टिसिपेंट्स को बोला कि एक क्लास का ऐसा बच्चा है जो सबसे ज़्यादा शरारत करता है, ठीक है, या फिर क्लास का ऐसा बच्चा है जो रोज़ चॉकलेट लेकर के आता है। तो वहाँ पे ये देखना होता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स को पता है उसके बारे में। या फिर यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस इज द पर्सन हु नोज योर वीकनेस, कि हमने हर पार्टिसिपेंट्स को जो क्वेश्चनर दिया उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये जो पर्सन है ये आपकी सारी वीकनेसेस जानता है, फिर आपकी सारी स्ट्रेंथ्स को जानता है। तो ऐसे पर्सन का आपको नाम लिखना है। तो आप अपने फ्रेंड्स का, फिर जिन लोगों को आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे, इससे आपका परसेप्शन क्या है लोगों को लेकर के, आपके आसपास जो आपका सोशल ग्रुप है, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हो, आपके कलीग्स, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, आपके स्कूल में जो फ्रेंड्स, आपके ट्यूशन्स में जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके आसपास पड़ोस में जो लोग हैं, तो वहाँ के लोगों से आप रोज़ घुलते मिलते हो, तो उन आपके दिमाग में उनके लिए क्या परसेप्शन है, वो हमें गेस हू टेक्निक से पता चलता है कि आप उनको कितना जानते हो। तो ये थी सोशियोमेट्रिक की टेक्निक्स जो हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी, इसके पर्पस पढ़े, 3 पर्पस। फिर हमने टाइप्स ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स पढ़ी, जिसमें फर्स्ट था नॉमिनेशन, सेकंड सोशल एक्सेप्टेंस एंड थर्ड गेस हू टेक्निक। अब ये जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं ना, इसको हम कैसे शो करते हैं? सोशियोग्राम के थ्रू। जैसे डायग्राम्स होते हैं हमारे पास, टेबल चार्ट्स होते हैं, वैसे यहाँ पर हमारे पास सोशियोमेट्री में सोशियोग्राम होता है। सोशियोग्राम क्या होता है? सोशियोमेट्रिक डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सोशियोग्राम। हमने जो सोशियोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करा है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सोशियोग्राम। ठीक है, सोशियोग्राम शोज अट्रैक्शंस एंड रिपल्जन्स विद इन अ ग्रुप। ठीक है, सोशियोग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है कि कितने अट्रैक्शन है, कितने लोगों से हम मिलना चाहते हैं, कितनों को रिजेक्शन मिला, ये सब हम शो करते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर। किसके थ्रू? सोशियोग्राम के थ्रू। रिसर्चर्स यूज सोशियोग्राम टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स विद इन द ग्रुप। रिसर्चर्स इसका यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि जब हम चार्ट्स के थ्रू या फिर ऐसे सोशियोग्राम्स वगैरह के थ्रू जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है समझने में, एनालिसिस करने में। तो ये था सोशियोमेट्रिक टेक्निक, जिसमें हमने टाइप्स,
उसके मेन पर्पस और सोशियोग्राम क्या होता है ये हमने पढ़ा। अब हमारा थर्ड मेथड आ जाता है एटीट्यूड स्केल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है एटीट्यूड स्केल्स। अब जो एटीट्यूड स्केल्स होते हैं इनको हम लोग रेटिंग स्केल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और एटीट्यूड स्केल्स का मेन पर्पस क्या होता है, यूज्ड इन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, इनको ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में यूज करा जाता है टू असेस द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज। दे कैन रिकॉर्ड बिहेवियर एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स और रेट एंटायर सोशल इवेंट्स आफ्टर द ऑकर। एटीट्यूड स्केल्स में क्या होता है, एक तरीके से रेटिंग स्केल्स होते हैं कि आपको 1 to 10 में रेटिंग करनी है, ठीक है, या फिर 2 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना है, या फिर आपको आपको बताना है कि आपको 1 to 10 में कितना आपको लगता है, कितनी इंटेंसिटी आपको फील होती है किसी एक बिहेवियर को लेकर के। तो ये होता है एटीट्यूड स्किल्स। इनका हम लोग ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में यूज़ करते हैं। कोई एक एक्टिविटी हम पार्टिसिपेंट से करवाते हैं, उसके बाद उनका या तो हम पूरी एक्टिविटी के बाद या पूरे सोशल इवेंट के बाद हम उनसे भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये जो रेटिंग स्किल्स हैं इनका यूज़ करते हैं, या फिर इंटरवल्स में यूज़ करते हैं कि हमने एक्टिविटी को स्टार्ट करी है, स्टार्टिंग में हमने इंटरवल्स हमने जो रेटिंग स्किल्स का यूज़ करा है, फिर पूरी एक्टिविटी के बीच में हमने इंटरवल स्किल्स का यूज़ करा है। तो हम दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं कि हम या तो इंटरवल्स में, फ्रिक्वेंट इंटरवल्स में उनसे रेटिंग स्किल्स लेते रहेंगे कुछ कुछ टाइम में, या फिर हम पूरी एक्टिविटी के बाद लास्ट में एक बारी में पूरा रेटिंग स्किल उनका ले लेंगे, एटीट्यूड स्किल्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या टाइप्स ऑफ रेटिंग स्किल्स हैं। अब रेटिंग स्किल्स में हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल में 3 टाइप्स की स्केल है हमारे पास। फर्स्ट, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल का क्या मतलब है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनका क्या यूज़ होता है, रिकॉर्ड्स क्वांटिफाइड ऑब्जर्वेशंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड सिचुएशनल चेंजेस। इनका हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें क्वांटिटी में ही चाहिए हमारी ऑब्जर्वेशन की, जो भी ऑब्जर्वेशन हमने करी है या फिर पार्टिसिपेंट्स की जो खुद की ऑब्जर्वेशन है वो हमें नंबर्स में चाहिए। 1 to 10 या फिर 1 to 5 का रेटिंग स्केल होता है, ठीक है। आपको कोई एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसको 1 to 5 में रेट करना है। 1 किसको डिपिक्ट करता है, 1 डिपिक्ट करता है कि आपको आप हाईली अग्री करते हो इस बात से, ठीक है। और 3 आपका जो है वो दर्शाता है कि आप बिल्कुल टोटली डिसएग्री। तो इस तरीके से आपके पास रेटिंग स्केल होता है और आपको कोई भी एक नंबर चूज करना होता है, वो होता है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। इनका मेन फीचर क्या होता है, इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स डिपिक्टिंग वेरिंग एक्सटेंट्स ऑफ ऑब्जर्व डायमेंशंस। इसमें होता क्या कि जैसे मैंने बताया कि 1 to 10 या फिर 1 to 5 या 1 to 3 में ऐसे नंबर्स होते हैं, आपके पास पॉइंट्स होते हैं, और वो अलग अलग जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, अलग अलग जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, अग्री से लेकर के टोटल डिसएग्री तक लेकर के, या फिर समटाइम्स आपको ऐसा कोई फील होता है, या फिर फ्रिक्वेंटली आपको कोई चीज़ फील होती है, कोई बिहेवियर या फिर कोई इमोशन आपको फील होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। इसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं, सिंपल होता है, कंस्ट्रक्ट करना बनाना काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है, इजीली यूज़ होता है, पार्टिसिपेंट्स को इजीली समझ में भी आ जाता है, और काफ़ी कन्वीनियंट होता है डेटा एनालिसिस में, क्योंकि हमारे पास नंबर्स में आ जाता है कि किसी ने 2 पे टिक करा है, ठीक है, किसी ने 3 पे टिक करा है, तो हमारे पास हम टोटल एनालिसिस काफ़ी जल्दी कर सकते हैं, ईजी हो जाता है हमारे लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लेस रिलायबल होता है, क्योंकि मोस्टली क्या है लोग सोशली डिजायरेबल आंसर देते हैं, या फिर कभी कभी उन्हें खुद को ही समझ में नहीं आता कि हम 1 पे टिक करें या 3 पे टिक करें, या फिर कई बार वो लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं चीज़ों को कि हमें हाँ वो बस कि हाँ कोई फॉर्म फिल करवा रहा है हमसे, हमने कोई भी नंबर टिक कर दिया, तो हमारी बायसनेस एरर्स बहुत सारे आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये था हमारा पहला टाइप रेटिंग स्केल का, जिसका नाम था न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल्स। सेकंड है इसके अंदर हमारे पास फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल। फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल का हम कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट, इसका यूज़ किस तरीके से करा जाता है, प्रेजेंट्स 2 इक्वली फेवरेबल स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टिसिपेंट। हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 to 10 ये रैंकिंग नंबर्स नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या होता है 2 स्टेटमेंट्स होते हैं आपके पास, आप ही से रिलेटेड, पार्टिसिपेंट से ही रिलेटेड, और उनमें से कोई एक ही आपको चूज़ करनी पड़ेगी। ये आपके ऊपर फोर्स डाला जाता है कि आपको कोई एक ही चूज़ करनी है, आप दोनों चूज़ नहीं कर सकते, और कोई ना कोई चूज़ जरूर करनी है, वो होता है फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल। इसमें आपसे रिलेटेड आपको जो है स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। इसी की प्रोसेस क्या होती है, द ऑब्जर्वर चूजेस वन स्टेटमेंट टू डिस्क्राइब द पार्टिसिपेंट इंडिकेटिंग विच क्वालिटी इज मोर प्रोमिनेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, मान लो किसी बच्चे के पेरेंट्स, ठीक है, वो बच्चे को, अब वो बच्चा है 2-3 साल का, तो उसको नहीं पता अपने बारे में चीज़ें ज़्यादा, ठीक है, हम उससे रेटिंग स्किल्स फिल करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप उस पार्टिसिपेंट से रिलेटेड, ठीक है, उस बच्चे से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट लिखी हुई होते हैं, और उनके टीचर्स को या फिर उनके पेरेंट्स को उनमें दोनों में से कोई एक पिक करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा है ही इज़ मोर एनर्जेटिक, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ एनर्जेटिक वर्सेज ही इज़ इंटेलिजेंट। तो पार्टिसिपेंट्स के जो भी ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, या फिर जो पार्टिसिपेंट जो बड़ा है, ठीक है, वो खुद से फिल करे तो वो अपने बारे में क्या ज़्यादा सोचता है, या फिर उसके पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो दोनों में से किसी एक पर टिक करेंगे, किसी एक को ही सिलेक्ट करेंगे। इससे हमें उनका परसेप्शन समझ में आता है कि वो उस पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर पार्टिसिपेंट खुद के बारे में क्या परसेप्शन रखता है। तो ये हो जाता है फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल। थर्ड है इसमें लास्ट ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, या तो वो वर्टिकल होगी, ठीक है, हाँ, या तो वो वर्टिकल होगी या फिर हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होता है, द ऑब्जर्वर मेक्स अ जजमेंट रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली ऑन द पार्टिसिपेंट। इसमें क्या होता है कि थर्मामीटर की तरह, ठीक है, एक थर्मामीटर की तरह हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। मान लो ये वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अभी इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पर मेरे पास ये सर्कल है, ये पॉइंट है। अब इसमें क्या है कि मैं जो भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, मैं बच्चे के पेरेंट्स से पूछूंगी कि आपका बच्चा
बहुत ज़्यादा कोई शरारत करता है या फिर कम करता है, मीडियम करता है, तो वो उस अकॉर्डिंग उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे, या तो नेगेटिव साइड में या फिर पॉजिटिव साइड में। तो ये हो जाता है ग्राफिक रेटिंग स्केल कि उन्हें कोई भी इंटेंसिटी तक उसके लेकर के जाना होता है। इस तरीके से हम रेटिंग करते हैं। 3 अलग अलग तरीके हमारे पास रेटिंग करने के, लोगों के बिलीव्स जानने के। एटीट्यूड मीन्स क्या है कि हमारे बिलीव्स, हम क्या मानते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे क्या बिलीव्स हैं, उसे हम एटीट्यूड बोलते हैं। तो एटीट्यूड स्किल्स में क्या होता है कि हम लोग रेटिंग करते हैं। 3 तरीके से हम लोग रेटिंग कर सकते हैं। न्यूमेरिकली कर सकते हैं, नंबर्स में 1 to 10, 1 to 3 करके, या फिर हमारे पास फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल भी है जिसमें 2 हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं पार्टिसिपेंट से रिलेटेड, और उसे सिलेक्ट करना होता है दोनों में से कोई एक। थर्ड है हमारे पास ग्राफिक रेटिंग स्केल, एक थर्मामीटर की तरह एक स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, और किसी भी एक तरफ हमें उसे लेकर के जाना होता है। अब इसमें लास्ट है हमारे पास रेटिंग स्केल में लास्ट शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रेटिंग स्केल, कि रेटिंग स्केल्स की क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। फर्स्ट है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है कि जब ऑब्जर्वर के बायसेस आ जाते हैं, ठीक है, उसकी खुद की सोच, खुद की जो परसेप्शन है पार्टिसिपेंट को लेकर के, वो इधर आ जाते हैं, फिर रिसर्चर के बायसेस आ जाते हैं। अ सोशेबल पर्सन माइट बी रेटेड एज इंटेलिजेंट। तो मान लो कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं रेट कर रही हूँ पार्टिसिपेंट्स को, और मैंने देखा कि भाई एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा सोशेबल है, ठीक है, अच्छे से दूसरों से बात कर रहा है, काफ़ी मैनरिज्म में है, तो मुझे लगेगा हाँ ये इंटेलिजेंट है, तो मैं उसे इंटेलिजेंट पे टिक कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बायसेस आ गए कि मेरी नज़र में जो लोग ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, वो लोग मुझे इंटेलिजेंट लगते हैं, तो हम मेरे बायसेस ने गलत क्या है इंटरप्रिटेशन कर दी, तो हेलो इफेक्ट भी इधर आ सकता है। सेकंड है एरर ऑफ लेनियंसी। एरर ऑफ लेनियंसी क्या है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, द ऑब्जर्वर ओवर एस्टिमेट्स और अंडर एस्टिमेट्स क्वालिटीज बेस्ड ऑन पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स। यहाँ पर क्या हुआ कि लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो आपके स्कूल में जो स्पोर्ट्स हो रहे थे, जो आपके स्पोर्ट्स के टीचर हैं, ठीक है, जो आपके सर हैं, वो आपको इतना पसंद नहीं करते, ठीक है, वो पर्सनली आपको पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हो, जब भी आपको कम नंबर दे रहे हैं, अगर आप बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हो, तब तो वो आपको कम नंबर दे ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या परफॉर्मेंस दी, उसके बेसिस पर कोई भी मतलब नहीं है उसका, आपकी रेटिंग्स का। यहाँ पर आपको कोई पसंद करता है नहीं करता, उसके बेसिस पर आंसर दिया जा रहा है। मान लो जो बच्चे के टीचर्स हैं, मैं उनसे रेटिंग स्केल फिल करवा रही हूँ, और वो बच्चे को पसंद ही नहीं करते, वो स्टूडेंट को पसंद ही नहीं करते, तो वो हर बार उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको कमी स्कोर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लीनियंसी आ जाती है, ये होता है एरर ऑफ लीनियंसी। थर्ड है इसमें एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि बहुत सेफ खेलना, किसी को एक्सट्रीम स्कोर्स नहीं दे रहे, किसी को भी एक्सट्रीम स्कोर्स नहीं दे रहे, ना बहुत अच्छी ना बहुत कम। इनको बोलते हैं एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको सेम ही स्कोर दिए जा रहे हैं। कि मान लो मैं एक स्कूल में टीचर से रेटिंग स्केल फिल करवा रही हूँ बच्चों के रिगार्डिंग, 30 बच्चे हैं, और वो सबको 1 to 10 में 5, 6 यही स्कोर देते जा रहे हैं। वो किसी को एक्सट्रीम स्कोर दे ही नहीं रहे, ना किसी को 1 दे रहे हैं, ना किसी को 10 दे रहे हैं, 5, 6 पर ही आके अटक जा रहे हैं, ताकि कोई लड़ाई हो ही ना। इसे बोलते हैं एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो सेफ खेलना चाह रहे हैं। फोर्थ है लॉजिकल रेटिंग्स के। लॉजिकल रेटिंग एरर में क्या होता है, द ऑब्जर्वर असाइंस रेटिंग्स बेस्ड ऑन लॉजिकली रिलेटेड क्वालिटीज इन देयर माइंड विच मे नॉट बी एक्यूरेट। कि यहाँ पर क्या है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो भी लोग ऑब्जर्वेशन और जो भी लोग रेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट खुद कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है, मैं एज अ रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कर रही हूँ, कोई एक्टिविटी उनसे करवा रही हूँ उसके बेसिस पर, या फिर मैं टीचर से फिल करवा रही हूँ, पेरेंट्स से फिल करवा रही हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कि हम अपनी खुद की लॉजिक्स का यूज़ कर रहे हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के, या फिर हमने उनको अब तक जितना भी ऑब्जर्व करा उसके बेसिस पर ना करके, हम अपने खुद के लॉजिक्स लगा करके कि हाँ ये क्या हो सकता है, ठीक है, वो सोच करके अपने खुद के लॉजिक लगा करके वहाँ पर आंसर दे रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा नहीं देख रहे हैं कि ये फीचर में शायद अच्छा कर लेगा, तो इसको हाँ ये कर सकता होगा, तो कर दिया टिक। अगर नहीं पता है फिर भी हम कुछ ना कुछ टिक कर दे रहे हैं अपने लॉजिक्स लगा करके, तो वहाँ पर भी एरर आ जाता है। तो ये 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे एरर्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स है रेटिंग स्केल की। फर्स्ट हेलो इफेक्ट, सेकंड एरर ऑफ लेनियंसी, थर्ड एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और फोर्थ है लॉजिकल रेटिंग एरर। तो ये थे हमारे एटीट्यूड स्केल, रेटिंग स्केल। अब लास्ट है इसमें हमारे पास फोर्थ टेक्निक, फोर्थ क्वांटिटेटिव मेथड डेटा कलेक्शन के लिए, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा होता है, यहाँ पर मशीन्स का यूज़ करते हैं। इस वजह से हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जर्वेशन एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कौन से डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम वीडियो टेप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक काउंटर्स जो होते हैं वो भी मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं। थर्ड है मोशन पिक्चर कैमरास, टाइम लैप्स फोटोग्राफी, ये सारे डिवाइसेस होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन का यूज़ नहीं होता है। इसकी क्या एप्लीकेशन होती है, डिजाइनिंग स्टोर लेआउट्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स ओवर टाइम। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि पहले जो सबसे पहले इसका यूज़ कैसे करा गया था। AC नेल्सन टेलीविजन इंडेक्स, इस NTI का यूज़ करा गया था। ये भी एक डिवाइस था। इसमें क्या होता था कि सबके घरों में ये एक स्टडी करी गई थी कंज्यूमर पैनल के लिए, यूजेज अ कंज्यूमर पैनल एंड मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन टू रेट टीवी प्रोग्राम्स। टीवी प्रोग्राम्स को रेट करने के लिए इसे यूज़ करा गया था कि लोग किस टीवी प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। कार्टून प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, या फिर सीरियल्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, या फिर क्रिकेट मैच बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है, इसको चेक करने के लिए
इसको इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए यहाँ पर हमने एक मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन का यूज़ करा था। इसमें क्या हुआ था कि 2000 हाउस होल्ड्स में यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में मीटर्स लगाए गए थे सबके घर में, ये देखने के लिए कि कौन कितना टीवी देख रहा है, किसके घर में कितना ज़्यादा टीवी ऑन करा जा रहा है, देखा जा रहा है, और कितनी देर तक कौन सा चैनल देखा जा रहा है। तो सबके घर में क्या है, पीपल मीटर्स लगाए गए थे। इन मीटर्स से क्या रिकॉर्ड हो सकता था कि कितने बार टीवी ऑन करा गया है, ठीक है, कितनी देर तक ऑन रहा है, और कौन उस टीवी को देख रहा था, बच्चे देख रहे थे, ठीक है, फीमेल देख रही थी या फिर मेल्स देख रहे थे, ठीक है, और कौन सा चैनल देखा जा रहा था। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती थी उस पीपल मीटर में। डेटा इज सेंड टू द सेंट्रल कंप्यूटर थ्रू टेलीफोन लाइन्स, और टेलीफोन लाइन्स के थ्रू सारा ही डेटा जो है सेंट्रल पैनल के पास, जो सेंट्रल कंप्यूटर था उसके पास सेव हो जाता था। तो यहाँ पर किसी भी ह्यूमन ने सबके घरों में जा के नहीं देखा है कि किसने कितना टीवी देखा, कौन सा इंसान टीवी देख रहा था, कौन सा चैनल देख रहा था, बल्कि हमने पूरी मशीन्स का यूज़ करा सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए। और इससे हुआ क्या, इससे लोगों को, इससे जो एडवर्टाइजर्स थे उनको ये पता चला कि हाँ कौन सा टीवी प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा जाता है और किस टाइम पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग एडवर्टाइजमेंट देते थे कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा देख रहे तो वो खाने की एड बहुत ज़्यादा लगाते थे उस टाइम पर, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिके। तो ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ करी, मशीन्स का क्यों यूज़ करा है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ताकि सोसाइटी को कुछ उससे फायदा हो या फिर एडवर्टाइजर्स को या और लोगों को इससे फायदा हो। तो ऐसे ही हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करते हैं इसे मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जहाँ पर मशीन्स का यूज़ करा जाता है। इसमें बहुत सारे और भी डिवाइसेज हैं जो रिसर्चर यूज़ करते हैं। आई ट्रैकिंग मॉनिटर्स, ठीक है, पिपिलोमीटर्स, साइकोगैल्वेनोमीटर्स, वॉइस पिच एनालाइजर्स, ये सारे डिवाइसेस का यूज़ करा जाता है जो कि रिसर्चर्स यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में। मेनली मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता। जो भी ऑब्जर्वेशन करी जाती है सारी रिकॉर्डिंग्स किसके थ्रू करी जाती है, मशीन्स के थ्रू करी जाती है, और एनालिसिस भी उनके थ्रू करा जाता है। तो ये तो मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन, और ये भी क्वांटिटेटिव मेथड में, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड में आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ा, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड सबसे पहले पढ़ा था, फिर हमने सोशियोमेट्री मेथड पढ़ा था, फिर हमने एटीट्यूड स्किल्स, जिनको रेटिंग स्किल्स भी कहा जाता है, वो हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन पढ़ी। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स होते हैं क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर, डेटा कलेक्शन के मेथड के अंदर, जिनको आज हमने कवर करा है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। सारे जो टॉपिक्स थे, सारी जो मेथड्स थे जो हमने पढ़े हैं वो अच्छे से आपको समझ में आए, क्लियर हुए हूँ। और इस वीडियो की, इस यूनिट की जो PDF है वो आपको यूनिट खत्म होने के बाद, सारी यूनिट्स की वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम से PDF ले लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में अब तक बने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।